Assalamu alaikum students, welcome back to IVIC High School homework series. Kids, in today's video, we will complete grammar section of Unit 2, The Great Virtue. And we will complete the grammar section from page number 15 to page number 20. Alright, so let's hop on to page number 15. This is the first exercise that we need to complete. Okay, skim and scan the story A Great Virtue and write a character sketch of the old man. Focus on the points given in the mind map. Okay, तो आपको ग्रेट वर्च्यू जो स्टोरी है उसके उसे स्किम एंड स्कैन करना है. व्हाट डज स्किम एंड स्कैन मीन? सो बच्चों, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आइदर इट्स ऑफ इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, तो आपके पास दो तरीके होते हैं. वन इज स्किम एंड वन इज स्कैन. ओके, स्किम में आप क्या करते हो कि जल्दी से स्टोरी को पढ़ के उसका जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, वो निकाल लेते हैं. ओके, अ ग्रेट वर्च्यू जो स्टोरी है, इसको जब आप स्किम करोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कंपैशन का, कि अगर आपके पास वसाइल नहीं भी हैं, स्टिल यू कैन हेल्प अदर्स. ओके, एक आपको मेन थीम इसकी समझ आ जाएगी. बट व्हेन यू स्कैन अ स्टोरी, ओके, व्हेन यू स्कैन अ स्टोरी, although you read it quickly, but to get specific information. ठीक है, कि क्या क्या कैरेक्टर था, क्या प्लॉट सेटिंग थी, क्या कैरेक्टर्स थे, ठीक है, क्लाइमेक्स में क्या हुआ, कुछ आपस में डायलॉग्स क्या बोले गए इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये चीजें आपको एक मेन आइडिया दे देती हैं. स्किम में यू जस्ट गेट अ थीम एंड स्कैन में यू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो आपने भी स्किम एंड स्कैन करना है स्टोरी अ ग्रेट वर्च्यू को एंड राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन का आपने कैरेक्टर स्केच बनाना है कि वो कैसा था. फोकस ऑन द पॉइंट्स गिवन इन द माइंड मैप. और ये जो माइंड मैप आपको दिया गया है, इसको आपने फोकस करना है और इसके एज पर आपने कैरेक्टर बनाना है ओल्ड मैन का. पर्सनैलिटी ट्रेट्स. बच्चों, पर्सनैलिटी ट्रेट्स मीन शख्सियत की खसूसियात. यहाँ पे आपने अगर लिखना है, यू कैन राइट इट ऑल्सो. शख्सियत की खसूसियात, कि उसकी शख्सियत में क्या चीजें थी. ही वॉज काइंड, ही वॉज जेनरस, ठीक है, ही वॉज ओपन हार्टेड, इस तरह की चीजें. फिर उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं. फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है जाहिरी जो हुलिया नजर आ रहा है. ठीक है, ही वॉज सिंपल, ही वॉज ओल्ड, ही वॉज लीन, थिन. ठीक है, जैसे आपके यहाँ कुछ सेंटेंसेस में बताया भी जा चुका है ओवर हियर. ओके, लेट मी हाईलाइट इट over here. He was thin, lean and noble person. तो ये जो चीजें हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस में आ जाता है. ओके, फिर आ जाता है अकॉम्प्लिशमेंट. उसकी अकॉम्प्लिशमेंट क्या थी, उसकी कामयाबी क्या थी. अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स उसकी कामयाबी, या उसका आप कह लें कि उसकी खसूसियत. ठीक है, कि तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें भी यही चीजें आ जाती हैं कि ही वॉज कंपैशनेट, ही वॉज जेनरस, ही वॉज काइंड, ही वॉज डिवोटेड. ओके, तो इस चीज को बनाते हुए आपने उनका एक कैरेक्टर को क्रिएट कर देना है. ओके किड्स, एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. एक स्टोरी के अंदर क्या चीजें होती हैं. ठीक है, जैसे आपके दिमाग में कोई ख्याल है, ठीक है, आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे किस तरह वो स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए 5 एस्पेक्ट्स वो हैं जो कि आपने जरूर दिमाग में रखने हैं. पहला, उस स्टोरी की सेटिंग क्या होगी. सेटिंग इंक्लूड्स टाइम एंड प्लेस. जिस तरह से हमें अ ग्रेट वर्च्यू में बताया गया कि रात का टाइम है, स्टोमी नाइट है, ठीक है, तूफान आ रहा है और फॉरेस्ट का एक माहौल दिखाया गया. राइट, तो टाइम एंड प्लेस सबसे पहले सेटिंग में आ जाएगा. फिर है कैरेक्टर्स.
different personnel playing different role in the story, different persons playing different role in the story. ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में कैरेक्टर्स हैं उनको आपने यहाँ पे राइट करना है। जिस तरह आपके ग्रेट वर्चू में कौन कौन कैरेक्टर है, द ओल्ड मैन, फार्मर, हंटर और अ वुमन विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये उस स्टोरी के कैरेक्टर्स थे। प्लॉट मीन्स डिफरेंट इवेंट्स इन द स्टोरी। इट हैज फॉलोइंग 3 पार्ट्स। जो प्लॉट होता है स्टोरी का, ठीक है, प्लॉट है कि आप बेसिकली किस चीज पे स्टोरी बना रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। देन कम्स क्लाइमेक्स। अ कॉन्फ्लिक्ट इज फेस्ड ड्यूरिंग द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी। क्लाइमेक्स कब हुआ था कि जब हंटर ने ओल्ड मैन को कहा था कि अब हम मजीद किसी और को अकोमोडेट नहीं कर सकते, और उस पर ओल्ड मैन का नेगेटिव रिस्पॉन्स था। उसने कहा था कि नहीं, हम अगर तुम उसकी जगह होते जो अभी नॉक कर रहे तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। और फिर उसके बाद वो जाता है फौरन से और दरवाजे को ओपन करता है और आगे एक वुमन और 2 चिल्ड्रन होते हैं, जिसके बाद जो हंटर है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, राइट, इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद उसका एक रिजल्ट निकल आया। ठीक है, तो ये दैट वाज द क्लाइमेक्स। कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड एंड द स्टोरी इज कंक्लूडेड। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि उनकी आपस में बहस होती है, बहस तो खैर नहीं होती है, वो अपना एक ओपिनियन दे रहा होता है, और उसके बाद आपकी स्टोरी जो है वो कंक्लूड हो जाती है कि जब हंटर को अपनी बात पे शर्मिंदगी हुई और उसने सॉरी बोल दिया। थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थीम जो होता है वो एक कहानी का सेंट्रल पार्ट होता है। अच्छा बच्चों, जो ग्रेट वर्चू आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको क्या लगता है इसका क्या थीम होना चाहिए? इसका थीम है कंपैशन, हेल्पिंग अदर्स even when it's inconvenient. Identify the elements of the story, a great virtue, and fill the mind map below. अब इसी तरह जो हमने ऊपर डिस्कशन की है और जो मैंने आपको सारा ये पॉइंट्स बताए थे, यही आपने यहाँ पे सारे राइट डाउन कर देने हैं। थीम, कंपैशन, that even if it's inconvenient, you may help others. इवेंट्स राइट करना है। पहला इवेंट क्या था कि हंटर आता है, नॉक करता है। दूसरा इवेंट में वो जो फार्मर है वो आता है और नॉक करता है। और तीसरे इवेंट में वुमेन विद 2 चिल्ड्रन आती हैं, राइट। ये आपका प्लॉट बन गया। सेटिंग में आपने बताना है कि एक स्मॉल हट है, फॉरेस्ट में है, स्टॉर्मी नाइट है। ओके, मेन कैरेक्टर्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। क्लाइमेक्स लिखना है, थीम लिखनी है स्टोरी की, और इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 15 पे। लेट्स हॉप ऑन टू वोकैबुलरी एंड ग्रामर। A thesaurus is a book that gives synonym and sometimes antonym also of a word. Okay, तो बच्चों this word is pronounced as thesaurus। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं कि दिस इज प्रोनाउंस्ड दिस वे, thesaurus। ठीक है, ये आप अब जितनी क्लासेस में जाते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश बुक्स के अंदर ये वर्ड्स नजर आते जाएंगे, सो इसलिए आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन पता होना इम्पोर्टेंट है। और thesaurus बच्चों वो बुक होती है जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवेलेबल होते हैं। ओके, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी। नाउ लेट्स हॉप, और यहाँ पे जो आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है इसमें दे आर टीचिंग यू हाउ टू रीड अ thesaurus। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड इज एब्जॉर्बेंट। ठीक है, इसका मतलब है अबंडेंट। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, यूजेज है। ठीक है, और साथ इसके सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। ओके, और साथ इसके एंटोनिम्स भी दिए गए हैं विद अ स्मॉल टैग ऑफ ऑपोजिट्स। ओके, तो ये आपको एक तरीका बता रहे हैं कि हाउ यू कैन रीड अ डिक्शनरी, विच आई बिलीव इज इररिलेवेंट एट द मोमेंट, बिकॉज आप अब कोई भी आपको वर्ड देखना हो, यू कैन जस्ट टाइप इट ऑन गूगल एंड
you can search it, right? But this is a traditional way जो कि हमेशा से यूज होता आया है, तो you should also know about it. So now let's hop on to synonyms. What are synonyms? बच्चों, synonym वो words होते हैं जिनका meaning same हो. Okay? Synonym are the same meaning words. अगर आपको कोई word दिया गया है, for example profession, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका same meaning क्या है? You can also say work, you can say job, you can say field. Okay? तो ये different types हमें यही बता रहा है कि बात हो रही है profession की. Okay? तो this synonym means same. For example, your first word is inferior. Inferior का बच्चों मतलब होता है जो कि उतना अच्छा ना हो. Not good as. अब आप लिखें यहाँ पे not good as, या आप किसी सेंटेंस में, अब आप किसी सेंटेंस में लिखें inferior या किसी सेंटेंस में लिखें not good as, तो उसका सेम ही मीनिंग है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिम. रिस्पेक्ट, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली ऑनरिंग समबडी, राइट? तो इसका सिनोनिम है ऑनर. नेक्स्ट वर्ड इज फेमाइन. फेमाइन का मतलब है कहत पड़ जाना, खाने की कमी हो जाना. ठीक है, फेमाइन का सेम मीन होगा फूड शॉर्टेज. प्रोफेशन, as I've already told, job या वर्ड जो भी आप लिखना चाहें. जॉब इज मोर सुटेबल. ओके. प्रोग्रेस, प्रोग्रेस आपकी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है, which means आप इम्प्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज बम्पर. आपने कभी सुना है बम्पर प्राइज, राइट? बम्पर प्राइज which means वेरी लार्ज. अप्रिशिएटेड, इनकरेज्ड भी हो सकता है इसका, या वैल्यूड भी हो सकता है. These are same meaning words. Perspired. Perspiration क्या होती है? Respiration, perspiration. Perspiration is जब आप स्वेट करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं perspiration. So you can also write here, क्योंकि यहाँ पे perspired है तो you will write sweaty या sweat या sweaty, whatever. Okay. Next comes antonyms. बच्चों, antonyms वो words होते हैं जो के opposite बताएं. ओके. अगर आपसे पूछा जाए कि inferior का synonym बताएं, तो आप बताएंगे not good as. लेकिन अगर यहीं पे ही आपसे inferior का antonym पूछा जाए, तो आप बताएंगे superior या good, as good as. ठीक है. तो terrible का antonym क्या होगा? यहाँ पे आप बस इतना समझ लें कि word opposite मतलब है. terrible का opposite mean, आपको ये वर्ड दिया गया है और यहाँ पे आपने एंटोनिम which means opposite मेंशन करना है. तो टेरेबल का ऑपोजिट क्या होगा? टेरेबल का ऑपोजिट होगा वंडरफुल. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड इज हेजिटेशन. किसी चीज से हेजिटेट करना या किसी चीज पे हेजिटेशन शो करना. तो इसका ऑपोजिट होगा कॉन्फिडेंट. हार्श, कोई आपसे बहुत हार्शली बात करता है या कोई आपसे बहुत जेंटली बात करता है. हार्श का ऑपोजिट इज जेंटल. जेनरस, जेनरस बीइंग काइंड, रहम, सही दिल का होना. ठीक है. और इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा सेल्फिश. ओके.
नेक्स्ट कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट ऑब्वियसली हॉट. पायस, पायस नेक, नेकी का उर्दू में ऑपोजिट क्या होता है? नेकी बदी. ठीक है, तो पायस को आप कर लेंगे इररिलीजियस. नेक्स्ट इज नाइट, नाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डे. तो एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट्स. स्टेप इन, किसी चीज में स्टेप इन करना, किसी चीज से स्टेप आउट कर जाना. तो बच्चों ये आपने सिंपल चीजें अंडरस्टैंड कर लेनी है. सिनोनिम और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके 9th 10th 11th 12th हर इंग्लिश बुक में आएंगे. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वाले. इट इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, राइट? Extract 10 words from the story A Great Virtue and write their synonyms and antonyms. Okay, this is the work that you need to do on your notebooks. आपने पहले ये अपने चैप्टर की हेडिंग मेंशन करनी है, ग्रामर सेक्शन मेंशन करना है और उसके बाद आपने ये टाइटल ये क्वेश्चन राइट करके 3 सेक्शंस बनाने हैं ऑन योर नोटबुक. ओके, आप 3 सेक्शंस बनाएंगे अपनी नोटबुक पे. Where should I draw? Let me draw it over here. Okay, आपने 3 सेक्शंस बनाने हैं और एक जगह आप लिखेंगे वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम. ओके, और अपनी वो नंबरिंग आपने करनी है एज यू ऑलवेज डू, नंबर 2, नंबर 3 और 10, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि आपने 10 वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, तो हमने चैप्टर में से 10 वर्ड्स निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे और सिनोनिम्स हम इधर राइट करेंगे और उनके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स हम यहाँ पे राइट करेंगे. ओके, और ये आपने करना है अपनी नोटबुक पे. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. So let's hop on to the chapter so that we can highlight all the words that we need to make their synonyms and antonyms. Okay, first word which I believe is important, can be gentleman, then shelter, here it is, then spin, satisfied, next page accommodate, apologized, guilty, shivering, generous, harsher. ओके सो किड्स, अब आपने 1 by 1 ये 10 वर्ड्स अपनी नोटबुक पे राइट कर लेने हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कि आपने उसके 3 सेक्शंस बनाने हैं. एक साइड पे आपने वर्ड्स लिखना है, देन यू विल राइट सिनोनिम्स एंड देन यू विल राइट एंटोनिम्स. सिनोनिम्स मीन्स सेम, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट्स. सो जेंटलमैन का सिनोनिम इज gentleman, which means polite man. Okay, drag it over here. Let me drag it over here. And synonym का gentleman का
antonym will be rude man. Okay. सो इस तरह से आपने जो आप 3 सेक्शंस बनाएंगे, जेंटलमैन पहले राइट करेंगे और उसके सिनोनिम में पोलाइट मैन लिखेंगे और एंटोनिम में रूड मैन लिखेंगे. ओके, टू सेव द टाइम आई विल राइट एस फॉर सिनोनिम एंड ए फॉर एंटोनिम. देन इज स्पेंड. इसका सिनोनिम बनेगा स्पेंड का सिनोनिम होता है यूज और स्पेंड का एंटोनिम होता है सेव. देन इज सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड का सिनोनिम बनेगा हैप्पी और इसका एंटोनिम बनेगा unhappy, you're not satisfied. Okay. Okay. Then comes shelter. Shelter means बच्चों protection, आपका home, right? Protection. और इसका एंटोनिम बनेगा shelter, danger या exposure. Exposure क्योंकि बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोन दोनों में यूज होता है, तो इट इज बेटर टू यूज द वर्ड डेंजर. ओके, नेक्स्ट इज हार्शर. हार्शर का बच्चों सिनोनिम बनेगा क्रूअल और इसका एंटोनिम बनेगा जेंटल या काइंड. देन कम्स अकोमोडेट. अकोमोडेट का सिनोनिम होगा टू हेल्प समबडी, हेल्प, एंड एंटोनिम बनेगा टू रिफ्यूज टू हेल्प. ओके. ओके, नेक्स्ट इज generous. Generous means kind. Generous का बच्चों सिनोनिम बनेगा kind, being kind, और इसका एंटोनिम बनेगा selfish. Okay. Next word is shivering. Shivering, shivering with cold, सर्दी से कांपना. So इसका सिनोनिम बनेगा, shivering का सिनोनिम है shaking और इसका एंटोनिम बनेगा still. ओके किड्स, गिल्टी का सिनोनिम बनेगा मिस्टेक और इसका एंटोनिम बनेगा इनोसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज अपोलोजाइज्ड. अपोलोजाइज्ड का सिनोनिम है बीइंग सॉरी और इसका एंटोनिम बनेगा ब्लेम्ड. Okay, so with this we are done with our this exercise. Now this exercise. So now let's move towards the silent letters. Okay, next exercise is
silent letters. Read aloud the word and underline the silent letters in each word. Silent letters are written but not pronounced in a word. Examples: who is knocking at the door? I have done my assignment. I have very beautiful wrist watch. ठीक है, तो जो वर्ड्स लिखने में तो हम लिखते हैं लेकिन जब उनको हम बोलते हैं तो हम नहीं पढ़ते. फॉर एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर. तो जब आप नॉकिंग बोलते हो तो आप नॉकिंग तो नहीं बोलते ना, आप नॉकिंग बोलते हैं. सो द के इज साइलेंट. सो ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें जो साइलेंट वर्ड्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है. हो सकता है कि किसी में साइलेंट वर्ड्स हों और हो सकता है किसी में साइलेंट वर्ड्स ना हों. नो में साइलेंट वर्ड्स हैं. यस, नो में के इज साइलेंट. ओके, देन नॉट, गिरा बांधना, इसमें के इज साइलेंट. कैंपेन, कैंपेन जब आप पढ़ते हैं तो यू प्रोनाउंस इट एज कैंपेन, PAIN, so G is silent. Write, when you say write, तो W is silent. Worth, ये बच्चों सेम इसी तरह पढ़ा जाता है with each word and each word is pronounced, so इसमें कोई भी silent word नहीं है. Wrist, wrist watch, आपकी जो कलाई है, that is called wrist. Wrist में W is silent again. Then comes comb, जो बालों का आपका कॉम्ब होता है, जो आपका हेयर कॉम्ब होता है, उसमें B is silent. Wrong, W is silent. Knife, K is silent. Assign, assign में G is silent. You say assign, SIN, send पढ़ते हैं, assign. Rain, G is silent. Lamp, lamb, lamb में D is silent. Alright, so with this we are done with our this exercise. Next comes diphthongs and triphthongs. Okay, this is a new concept that will be introduced. Now students, we will take 5 minutes break and afterwards we will complete rest of the exercise. Get up, drink a glass of water and take a round of your house so that आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और इसके बाद आप आके अपनी एक्सरसाइज यहीं से कंटिन्यू करके तो हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. Alright students, so next exercise is diphthongs. Pronounce with me, diphthongs. If you want to write it over here, you can also write diphthongs. This is pronounced this way, diphthongs. As we know that PH sound makes the noise, the voice, f. Okay, so diphthongs से हमें ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि दिस इज ऑल अबाउट साउंड्स. ओके, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेट मी जूम इन, ये जो आपको ये वर्ड्स नजर आ रहे हैं ट्रेन के नीचे, आई के नीचे, बॉय और ओवल के नीचे, ये सारे बच्चों साउंड्स हैं. ये ए आई, इसका एक अलग साउंड है, इस ई आई का अलग साउंड है. ओके, डिफथोंग्स बच्चों वो वर्ड्स होते हैं, आपने सिंपली याद रखना है, जो वन सिलेबल वर्ड में 2 वॉवल्स आते हैं. ओके, 2 वॉवल वर्ड्स आते हैं, उनको हम डिफथोंग्स कहते हैं. 2 वॉवल वर्ड्स आके तो साउंड डिफरेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ट्रेन है. अच्छा बच्चों, एक चीज आपने इसमें याद रखनी है कि ये राइमिंग वर्ड्स नहीं होते. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, इनकी साउंड्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट वर्ड्स में ये यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द डिफथोंग्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट डाउन 2 मोर वर्ड्स हैविंग द सेम डिफथोंग्स. सेम डिफथोंग्स हैं तो मतलब आपने ऐसे नहीं करना कि ट्रेन, रेन, गेम, ये इस तरह से लिख देना. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स नहीं है. ये जो ये वर्ड है ई आई, ट्रेन, ये जो 2 वॉवल वर्ड्स के मिलने से वॉइस बन रही है, साउंड बन रहा है, दैट इज
as long A. जैसे आप long A बोलते हो train, A, right? उस तरह से आपने different words ढूंढने हैं जो कि long A pronounce करते हैं, long A का sound बनाते हैं. Words will be rain, day. I का आप same sound का word बना सकते हैं. I'm again telling you this is not rhyming word, but diphthongs. Diphthongs mean one syllable word में two vowels एक sound create करते हैं. जैसे I पढ़ते हैं आप, उसी तरह जैसे cry है, इसका भी same diphthongs है. जैसे light है. नेक्स्ट वॉय. वॉय में आ जाएगा लाइक वॉइस, सेम डिफथोंग लाइक टॉय. देन ओवल. ओवल लाइक एज इन होम, लाइक इन गो. सेम डिफथोंग्स हैं इसके. डिफथोंग्स मीन्स द साउंड दैट द वोवेल्स मेक, या the sound that the owl, owl like in out, like in house. Chair like in there, like in care. Ear like in idea, like in here. Mural like in pure, like in tour. Alright. Next is triphthongs. Triphthongs बच्चों वो वर्ड्स होते हैं जो 3 वॉवल लेटर के साउंड से बनते हैं और 1 syllable वर्ड्स होते हैं. लाइक डायर, इंस्पायर, आयरलैंड. ये डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे हमें, ये जो डिफथोंग्स है ना, ये हमें साउंड्स बताते हैं. ये साउंड्स को एक्सप्लेन करता है. सो यू कैन सी द साउंड्स ओवर हियर. These are not the alphabets but the sounds. Flower, flower like an hour, like in power. Next word is tire. Next word is tire, like in fire, like in tire. Like in fire, like in dire. Next word player, layer, slayer. Okay, ये जो triphthongs होते हैं बच्चों, they are somehow rhyming words. Okay, lawyer, lawyer as in royal, likewise loyal. Next is hour. Hour like flower, like tower. Quiet. बच्चों quiet का triphthong नहीं होता. Okay. Fire like dire, like tire. Tower, same. Power, hour. Okay. So ये होते हैं ट्रिप्टोन्स जो कि somehow, somewhere, somewhat rhyming होते हैं. और जो डिप्टोन्स होते हैं those are not rhyming words but they are somewhere in between. Okay. Rest of grammar section will be completed in part 2. If you find this video informative, do share with your friends and students. Make sure you subscribe to the channel.